नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास थर्ड ईयर सिविल डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको निकट भविष्य में स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है या कोई एग्ज़ाम देना है। देखिए, स्टील स्ट्रक्चर्स जो है कोड C 302, इसके अंदर चैप्टर 7 है डिज़ाइन ऑफ बीम्स। और बीम की जो डिज़ाइन है उसमें प्लास्टिक थ्योरी बहुत कम की है, आप जानते ही हैं। और उसके अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण पद आता है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आती है, शेप फैक्टर। इसको हम शॉर्ट में S कर लीजिए, F लगा देंगे, इट इज़ शेप फैक्टर। इसको कहते हैं हिंदी में आकृति गुणांक। आकृति गुणांक नाम से ही जाहिर है, आकृति गुणांक यानी ये जो है जो क्रॉस सेक्शन है उसकी शेप पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, शेप पे, आकृति कैसी उसे डिपेंड करता है। आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ शेप फैक्टर के बारे में, आप देखिएगा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के थर्ड ईयर सिविल में BTER द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें ये कितनी बार पूछा गया है। 2020, 2019, 2017 स्पेशल, 2017, 2016, 2015, 2014, हर बार लगभग ये सवाल पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आज इस वीडियो में तो मुश्किल से 7-8 मिनट का होगा, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे शुरू से आखिर तक और परीक्षा में जाएंगे तो हो सकता है कि इसके कारण आपको लाभ हो जाए। तो इसको पूरा देखिएगा समय निकाल कर, है ना। देखिए, शेप फैक्टर की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो है ZP/ZE, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, यानी कि हिंदी में अगर कहें सोघट्य आकृति मापांक और प्रत्यास्थ आकृति मापांक का ये अनुपात है। अब प्रश्न उठता है, ये सोघट्य आकृति मापांक क्या होता है और प्रत्यास्थ आकृति मापांक क्या होता है। तो देखिए, ये जो ZP है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये हमेशा बेस्ड होता है, यानी कि आधारित होता है इक्वल एरिया एक्सिस पर। जो भी शेप आपको दे रखी है, हम एक ऐसी एक्सिस फाइंड करेंगे जो उस शेप को दो बराबर भागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बांट दे। तो इक्वल एरिया एक्सिस होती है वो, और उस पर ये डिपेंड करता है ZP। हम कह सकते हैं कि ये जो ZP है ये समान क्षेत्रफल अक्ष पर आधारित है। कैसे, इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए, मैंने मान लीजिए कोई एरिया एक बनाया, ये मैंने इस सुविधा के लिए ऐसा बना दिया, ये कुछ भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक जनरल ऐसे बना दिया, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो मैंने गहरी कर रखी है, ये लाइन जो है इस पूरे एरिया को दो बराबर भागों में बांट दी, यानी इसके ऊपर का एरिया A/2, नीचे का एरिया A/2। एक का मतलब क्या, ये जो एरिया पूरा ये A है, यानी ये जो मैंने हैचिंग कर रखा ना, ऊपर नीचे सब दोनों मिलाकर ये पूरा एरिया जो है वो A है, और इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है, A/2। किस लाइन ने, इस लाइन ने। तो इस लाइन को हम बोलेंगे इक्वल एरिया एक्सिस, समान क्षेत्रफल अक्ष, ठीक है। अब जो फॉर्मूला आपको याद रखना है ZP के लिए, यानी कि सोघट्य आकृति मापांक के लिए या प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए, वो ये है A/2 × Y1 + Y2। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इसको सिद्ध करना आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। जो ZP है वो A/2 × Y1 + Y2। अब A क्या है, एक आप जानते हैं इस पूरे का क्षेत्रफल, और Y1 क्या है, ये जो समान क्षेत्रफल जो अक्ष है, इसके जो ऊपर का जो एरिया है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG, उसकी इस समान अक्ष जो ये आपके समान क्षेत्रफल की अक्ष है उससे दूरी, यानी इस इक्वल एरिया एक्सिस से दूरी नापेंगे ऊपर वाले एरिया की CG की, उसको हम Y1 नाम देंगे। और जो नीचे वाला एरिया है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ एरिया से मतलब नहीं है, एरिया की शेप से मतलब है। इस शेप तो मैंने अभी ऐसे ही आपको बना के दे दिया, ये कुछ भी हो सकती है ना, अपन क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको मैं इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और बताऊंगा
जिसमें काफ़ी चर्चा होगी। तो जो नीचे वाला एरिया आधा उसकी सी जी मान लो ये है, और उसकी जो दूरी है इस इक्वल एरिया एक्सिस से वो y2 है। तो अगर हमको a पता हो, y1 पता हो, y2 पता हो, तो हम ये ZP निकाल पाएंगे a/2 इंटू y1 प्लस y2। अब a क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, मैंने सब जो बोल के सुना है ना उसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। a इजिकल टू टोटल एरिया, y1 बराबर ऊपरी क्षेत्रफल a/2 की सी जी की इक्वल एरिया एक्सिस से दूरी, y2 क्या है निचले क्षेत्रफल a/2 की सी जी की इक्वल एरिया एक्सिस से दूरी। अब देखिएगा ये जो जेडी है यानी कि इलास्टिक, ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये बेस्ड है न्यूट्रल एक्सिस पर यानी कि उदासीन अक्ष पर। और उदासीन अक्ष जो होती है या न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो ज्यामितीय अक्ष होती है। इट इज़ सेंट्रोइडल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, तो उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, यह उदासीन अक्ष पर, या हम इसको ज्यामितीय अक्ष भी कह सकते हैं। उदासीन अक्ष कह दो और इसको कह सकते हैं ज्यामितीय अक्ष, ज्यामितीय अक्ष पर आधारित है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एरिया है इन जनरल, अभी मैं कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बना रहा हूँ, मैंने इसे बता दिया, और ये पूरा एरिया है और ये इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस है एन ए। इसको एन ए कह सकते हो, इसको आप एक्स एक्सिस कह सकते हो, डजंट मैटर, न्यूट्रल एक्सिस कह दो, एक्स एक्सिस कह दो, एक ही बात है। अब ये इसकी सी जी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से गुजरती है एक्स एक्सिस गुजरती है हमेशा केंद्रक से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसलिए इसको गुरुत्वीय अक्ष भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक एक्सिस भी कहते हैं। और ये जो ज्यामितीय अक्ष है एक्स अक्ष, इससे दूरी निकालते हैं किसकी, टॉप मोस्ट फाइबर की। अगर हम देखिए ऊपर का जो टॉप मोस्ट फाइबर है ये वाला, ये लाइन खींची, दूरी नाप ली, इसको मैंने मान लो वाई डैश कह दिया। और जो नीचे का जो टॉप मोस्ट, इसका जो बॉटम मोस्ट फाइबर है सबसे नीचे वाला ये वाला, उसकी दूरी यहाँ से हमने मान ली वाई डबल डैश। अभी आपको दिख रहा है साफ साफ, अभी ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है, तो जो ज़्यादा दूरी है वो लेनी है आपको। अगर मैं वाई डैश को ज़्यादा मानूँ वाई डबल डैश से, तो मुझको वाई डैश काम में लेनी है। अगर मान लो ये ज़्यादा होती तो मैं ये काम में लेता। ठीक है, फिलहाल मैंने इस चित्र में वाई डैश को ज़्यादा माना हुआ है। तो हमारा जो फॉर्मूला है जेडी का वो है आई एक्स अपॉन वाई मैक्स। आई एक्स तो आप जानती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, बहुत आसान है, आपने अच्छी तरह सीखा हुआ है स्टेनोमेट्रिक्स के अंदर। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि एक्स अक्ष के सापेक्ष या परितः जड़त्वागुण, और वाई मैक्स का मतलब ये मैंने इसको वाई डैश कहा है क्योंकि वाई डैश को मैंने माना है वाई डबल डैश से बड़ा। ठीक है, यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वाई डबल डैश बड़ा होता वाई डैश से, फिर मैं इसको वाई डबल डैश कहता वाई मैक्स को। एनीवेज अभी हमारा वाई मैक्स जो है वो वाई डैश है। ठीक है, तो ये आई एक्स एक्सिस के अबाउट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम आई एक्स कहते हैं, और ये हो गया वाई मैक्स। और अगर मैं आई एक्स के अंदर वाई मैक्स का भाग लगा दूँ तो ये जो आपको मिलेगा, इसकी इकाई क्या होगी भाई, इसकी यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी यूनिट हो। और ये जो हमने निकाला था पहले आपका जेड बी, इसकी भी सेम मिलीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी आपके नाप चल रहे हो। तो आपने देखा कि मैंने आपको जेड बी निकालना सिखा दिया, फिर आपने देखा कि मैंने आपको जेड ई निकालना सिखा दिया। अब आप अगर जो अपना ये सूत्र है जेड पी अपॉन जेड ई, इसमें मान रखेंगे जेड पी जेड ई के, तो ये जो अनुपात निकलेगा दैट इज़ द आंसर फॉर शेप फैक्टर यानी कि एस एफ। इस तरह से हम शेप फैक्टर पता करते हैं किसी भी शेप के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर हम ये तीन मूल आकृतियाँ जो बहुत काम में आती है, एक तो है रेक्टेंगल, ये है सर्कल और ये ट्रायंगल। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा, ये रेक्टेंगल का जो शेप फैक्टर होता है वो 1.5 होता है, हम इसको अगली वीडियो में प्रूव करेंगे। और सर्कल का जो शेप फैक्टर होता है वो 1.7 होता है, और जो ट्रायंगल का शेप फैक्टर होता है वो 2.34 होता है। इससे आप याद रख लें, बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। रेक्टेंगल का 1.5, सर्कल का 1.7, त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का 2.34। तो मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत काम का है। और ये जो मैंने आपको इतना समझाया शॉर्ट के अंदर, ये सब लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, इट इज़ माई प्रॉमिस।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास को सब्सक्राइब करें। और कोई प्रॉब्लम हो, एनीबॉडी जो कहीं पर भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेज के मुझसे कोई भी प्रॉब्लम जो कंसर्न है वो सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।